गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा था वो था हाइड्रोस्टैटिक्स, यानी द्रव जब स्थिर अवस्था में है तो उसके अध्ययन को हम हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे जब द्रव गतिमान अवस्था में है तो उसे कहते हैं हम हाइड्रोडायनामिक्स, यानी जब कोई द्रव गतिमान अवस्था में है तो उस पर जो अध्ययन किया जाता है उसे हम हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गतिमान द्रवों का व्यवहार, यानी बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन मोशन। गतिमान द्रवों के प्रत्येक पार्टिकल यानी सारे पार्टिकल की गति और परिमाण तथा दिशा भिन्न भिन्न होती है, यानी उनके जो पार्टिकल की वेलोसिटी है और उनके मैग्नीट्यूड, उनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है। हर पार्टिकल पर जो हम विचार करना ये संभव नहीं होता, तो इसलिए हम कुछ एनालिसिस करने के लिए कुछ कंपोनेंट ले लेते हैं, जैसे जो उसके उत्तरदायी कंपोनेंट होते हैं, जैसे विस्कोसिटी, प्रेशर डिफरेंस और क्रॉस सेक्शन फ्लो, यानी जिस पाइप में या ट्यूब में वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इनको हम कंसिडर कर लेते हैं इसके एनालिसिस में। अगर जब कोई द्रव किसी पाइप से बहता है तो निम्नलिखित दो प्रकार के घर्षण होते हैं उसमें। पहला है विस्कोसिटी, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। दूसरा है फ्लूइड और जो ट्यूब है उसकी सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है। ये दो तरह के हमें फ्रिक्शन मिलते हैं, विस्कोसिटी वाला और फ्लूइड और जो ट्यूब है उसके सरफेस के बीच का फ्रिक्शन। अब है प्रवाह रेखाएं, लाइन ऑफ फ्लो। तो सबसे पहले है इसमें पाथ रेखा, या जिसे हम पाथ लाइन कहते हैं इंग्लिश में। किसी द्रव धारा में द्रव का एक कण, यानी कोई द्रव बह रहा है किसी धारा में, उस धारा का एक कण किसी समय में बहते हुए जिस पथ पर चलता है, यानी किसी समय बहते हुए वो जिस पथ पर चलता है वह उस कण की पाथ रेखा कहलाती है। किसी कण की पाथ रेखा किसी निश्चित समय में उसी कण की गति की दिशा बतलाती है, यानी किसी निश्चित समय में उस कण किस दिशा में कितनी निश्चित दूरी तय की गई। अब है धारा रेखा, यानी स्ट्रीम लाइन। किसी द्रव धारा में धारा रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, यानी एक इमेजिनरी लाइन है, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, यानी किसी बिंदु पर हम कोई टेंजेंट खींचें तो उस क्षण यानी उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर द्रव कण की गति की दिशा बतलाती है। यानी ये जो टेंजेंट हमने खींचा है ये उस द्रव कण की दिशा बतलाती है, उसकी गति की दिशा बतलाती है, और कभी भी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है, यह हमेशा ध्यान रखना। अब पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन में अंतर क्या है? पाथ लाइन में क्या है? द्रव के एक कण की वास्तविक गति प्रदर्शित करती है पाथ लाइन, और स्ट्रीम लाइन क्या है? अनेक कणों की गति को प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक रेखा का प्रयोग किया जाता है। पाथ लाइन में दूसरा पॉइंट क्या है? निश्चित समयमान में किसी कण के प्रवाह मार्ग को प्रदर्शित करती है यह, और स्ट्रीम लाइन क्या है? यह एक ही समय में कई कणों के प्रवाह के प्रदर्शित करती है। तीसरी लाइन क्या है पाथ लाइन में? किन्हीं दो कणों की पथ रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, पर स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती। नेक्स्ट है तंतु रेखीय नली या स्ट्रीक लाइन या फिलामेंट लाइन। द्रव प्रवाह में किसी समय में एक ही बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों की स्थिति, यानी एक बिंदु पर कितने सारे कण गुजर रहे हैं उनकी जो स्थिति है उसे बतलाने के लिए हम रेखा तंतु रेखा होती है, या इसे हम स्ट्रीक लाइन भी कहते हैं। जैसे द्रव प्रवाह के प्रकार, द्रव किस तरह से बह रहा है, ये उसके टाइप कई तरह के होते हैं। अब उस जैसे स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द्रवों के प्रवाह का मात्रक मेजर उसकी वेलोसिटी होती है। द्रवों के प्रवाह का जो मात्रक है उसकी वेलोसिटी है, परंतु द्रवों के प्रवाह में उसके कणों की गति अलग अलग बिंदुओं पर भिन्न होती है, यानी जो द्रव के कण हैं उसकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग बिंदु पर अलग होती है, इसलिए द्रवों के प्रवाह भी अलग अलग बिंदुओं पर भिन्न होते हैं। इस प्रकार द्रव के प्रवाह की गति यानी मैग्नीट्यूड तथा दिशा डायरेक्शन बदलती रहती है। क्योंकि द्रव गति के इस बदलाव के साथ बहते हैं, इसलिए इनके बहाव कई प्रकार के हो सकते हैं।
इनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदलती रहती है, इसलिए इनके भाव कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, हिंदी में अपरिवर्तित और परिवर्तित। स्टडी फ्लो वो होता है कि कोई भी कोई भी फ्लूइड जब कहीं बह रहा है किसी पाइप में, तो जिसकी डेंसिटी, जिसे हम घनत्व कहते हैं, या उसका प्रेशर या उसका वेलोसिटी समय के साथ चेंज ना हो, उसे कहते हैं हम स्टडी फ्लो। और जिसकी डेंसिटी, वेलोसिटी और प्रेशर आदि समय के साथ चेंज हो जाएं, उसे हम कहेंगे अनस्टडी फ्लो या परिवर्तीय प्रवाह। किसी द्रव प्रवाह के किसी अनुप्रस्थ काट पर द्रव के वेग, घनत्व तथा दाब आदि निश्चित रहते हों, अर्थात किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी द्रवों कणों की गति समान रहती है और समय के साथ नहीं बदलती, ऐसे प्रवाह को अपरिवर्ती प्रवाह या स्टडी फ्लो कहते हैं। यदि द्रव प्रवाह किसी बिंदु पर गुजर रहे द्रव कणों की गति समय के साथ बदलती रहती है, तो ऐसे प्रवाह को अनस्टडी फ्लो कहते हैं। यानी इसकी वेलोसिटी, डेंसिटी और दाब समय के साथ चेंज होता रहता है। अगला है लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनर फ्लो होता है कि जब हमारा फ्लूइड एक निश्चित लाइन में बह रहा है और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, उसे कहते हैं हम लेमिनर फ्लो। द्रव प्रवाह में द्रव के कण सीधी और समांतर पथ पट्टियों पर या परतों पर बहे, इस प्रवाह को लेमिनर फ्लो कहते हैं। दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। यदि द्रव प्रवाह के कण जिगजैग मोशन में हो, यानी एक दूसरे को काटते हों, यानी इनकी जो परतें हैं एक दूसरे को काटते हों, इनको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो या नॉन विस्कस फ्लो। अब एक रोनाल्ड्स संख्या है, रोनाल्ड्स नंबर, एक वैज्ञानिक हुए रोनाल्ड्स, उन्होंने लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के लिए एक कुछ संख्या दी थी। जैसे अगर रोनाल्ड्स संख्या 2000 से कम है तो वो हो गया टर्बुलेंट फ्लो, और इसे आरएन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम आगे पढ़ेंगे। और 4000 से अधिक है तो वो हो गया, नहीं 2000 से कम है तो लेमिनर फ्लो, और 4000 से अधिक है तो टर्बुलेंट फ्लो। अब है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, समान और असमान फ्लो। इस प्रवाह में किसी एक समय में किसी लंबाई में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का द्रव का वेग समान रहता है। यानी अगर हम कोई ए लंबाई या एल लंबाई का कोई क्रॉस सेक्शन या पाइप ले लें तो उसमें प्रत्येक लंबाई पर जो वेग है वो समान रहेगा, ऐसे प्रवाह को हम यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। और दूसरी तरफ किसी पाइप में या किसी अनुप्रस्थ काट में बहने वाले द्रव की गति और दिशा अनुप्रस्थ काट की लंबाई के पर अलग अलग होती है, यानी लंबाई पर उसकी वेग और दिशा अलग है, तो इस प्रवाह को हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। अगला है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, घूर्णी तथा अघूर्णी। द्रव प्रवाह में द्रव के कण किसी दिशा में बदलते समय अपने अक्ष के चारों तरफ घूमते रहते हैं, अर्थात द्रव कण शुद्ध कोणीय गति करते हैं, तो ऐसे प्रवाह को घूर्णन प्रवाह कहते हैं। यदि हमारा कोई मोशन रोटेशन में है या कर्व में है, तो अगर द्रव के कण उस मोड़ के साथ घूर्णन गति कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं तो हमारा मोशन रोटेशनल मोशन होगा। अगर वो कर्व के साथ रोटेट नहीं कर रहे हैं तो वो इरोटेशनल होगा। अगला है कंप्रेसिव और इनकम्प्रेसिव फ्लो। यदि द्रव प्रवाह में द्रव में आयतन और उसके घनत्व में परिवर्तन हो जाता है तो प्रवाह कंप्रेसिबल होता है। यानी अगर कोई द्रव प्रवाह हो रहा है तो उसके घनत्व यानी डेंसिटी और आयतन यानी वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है तो वो कंप्रेसिव फ्लो है, अगर नहीं हो रहा है तो वो इनकम्प्रेसिव फ्लो है। अब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज, यानी प्रवाह की दर या विसर्जन, यानी डिस्चार्ज कितना होगा, इसे कहते हैं क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी कितना क्वांटिटी में फ्लूइड फ्लो हो रहा है पर सेकेंड एक पाइप से, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। माना इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं, और Q इज इक्वल टू आयतन अपॉन समय, यानी T समय में कितना आयतन डिस्चार्ज हुआ, मीटर क्यूब पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। अब माना यदि T सेकेंड में स्मॉल w, जिसे हम स्पेसिफिक वेट कहते हैं, अपेक्षित भार
कहते हैं वाले द्रव की किसी बर्तन या टंकी में एकत्र किया गया भार W न्यूटन है, यानी हमने t सेकेंड में W न्यूटन एकत्रित कर लिया एक टैंक में, तब डिस्चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू W अपॉन स्मॉल w इंटू टी। स्मॉल w हमारा स्पेसिफिक वेट, t समय, और स्पेसिफिक वेट को हम रो जी भी लिखते हैं। और यदि a मीटर स्क्वायर एरिया वाले पाइप में बहने वाले द्रव का औसत वेग v है, v पर मीटर सेकेंड, तो q क्या होगा, तो उस समय डिस्चार्ज क्या होगा, q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, जो हमारी द्रव की औसत वेग है। और यहाँ से हम औसत वेग भी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया। अब औसत वेग, अभी हमने औसत वेग ऊपर निकाल लिया। औसत वेग हमेशा जो फ्लूइड पाइप के दीवारों पर मिलकर चल रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, मेन वेलोसिटी, वो कम होगी। और मिडिल, जहाँ पर फ्रिक्शन सिर्फ विस्कोसिटी का यानी खुद फ्लूइड का है, दीवार का नहीं है पाइप की, तो वहाँ पर मीन वेलोसिटी अधिकतम होगी। इस डायग्राम में भी देख सकते हो, वास्तविक वेग आरेख में देखो, सेकंड वाले में बी में जो मीन वेलोसिटी है इसमें अधिकतम है बीच में, और न्यूनतम वेग कहाँ है, इसके दीवारों पर, जहाँ ट्यूब की दीवार और फ्लूइड दोनों फ्रिक्शन आपस में जुड़े हुए हैं। अगला है कंटिन्यूटी इक्वेशन, सात्यांत कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये क्या है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है, फॉर द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप से, एट ऑल द क्रॉस सेक्शन, प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पर, द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो पर सेकंड इज कांस्टेंट, यानी जो क्वांटिटी फ्लूइड फ्लो हो रही है पर सेकंड वो कांस्टेंट होगी। इसके अनुसार, ठीक है, माना ये हमने एक पाइप है जिसको हमने 3 क्रॉस सेक्शन बांट दिया, तो लेफ्ट में A1 एरिया है, V1 वेलोसिटी है, राइट में जाओ A2 एरिया है, V2 वेलोसिटी है, और एट द एंड A3 एरिया है और V3 वेलोसिटी है। तो पहले सेक्शन के लिए हमें पता है रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, Q इज इक्वल टू A1 V1 हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो डिस्चार्ज होता है वो वेलोसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी। तो सिमिलरली 2 सेक्शन पर, जो 2 सेक्शन है, इस पर क्या होगा, A2 V2, और सिमिलरली तीसरे सेक्शन पे A3 V3। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसकी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है द्रव प्रवाह अप्रवर्ती और असंपीड्य होना चाहिए, ठीक है, यानी अप्रवर्ती होना चाहिए और असंपीड्य यानी इनकम्प्रेसिबल और अनस्टडी होना चाहिए। स्टडी, प्रत्येक काटखंड पर गणना हेतु द्रव का औसत गति ली जाए, यानी हर क्रॉस सेक्शन पर द्रव की औसत गति ली जाए। अब है रेनॉल्ड्स नंबर, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, जिससे लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो में अंतर पता लगता है, वो यहाँ से है रेनॉल्ड्स नंबर। प्रवाह टर्बुलेंट लैमिनर है या टर्बुलेंट है, इसका निर्धारण रेनॉल्ड्स नंबर पर निर्भर करता है। रेनॉल्ड्स ने अपने प्रयोग से यह पाया है कि बंद पाइप से बहने वाले प्रवाह न केवल वेलोसिटी पर निर्भर करते हैं, परंतु कुछ और भी चीज़ें जिन पर ये निर्भर करती है, जैसे पाइप का व्यास, द्रव की डेंसिटी, उसकी विस्कोसिटी आदि। तो इस आधार पर उसने जो उन्होंने एक फार्मूला दिया वो है Rn इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू। रो यहाँ द्रव का घनत्व, डेंसिटी, V औसत वेग है पाइप में, D पाइप का व्यास है, और म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर Rn की वैल्यू यानी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो फ्लो लैमिनर होगा, अगर 4000 से अधिक है तो फ्लो टर्बुलेंट होगा, और इनके बीच है तो इसे ट्रांसमिटेड या ट्रांसमिशन या अनिश्चित प्रवाह भी कहते हैं। नेक्स्ट
अब हम बर्नौली थ्योरम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।